7 देखने जा रहे हैं अमाइंस का। तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखना शुरू कर दिए थे। उसमें 3 प्रॉपर्टी देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे बाकी 4 प्रॉपर्टी देख ले, कोशिश कर सकते हैं और क्या। रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, सीड ऑफ नाइट्रस एसिड। जानते हो नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली नाइट्रस एसिड जो होता है बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको C2 लेते हैं। C2 कंडीशन में लेते हैं बाय द एक्शन ऑफ NaNO2 विथ आइस कोल्ड HaCl3। सर सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन C2 मतलब क्या होता है? तो C2 मतलब होता है फ्रेश, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। हम लोग इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा जो खाना ताज़ा होता है उस टाइप का ताज़ा का यहाँ बात हो रहा है। C2 मतलब उसको हम लोग कैसे हम लोग करते हैं? तो हम लोग नाइट्रस एसिड कुछ इस तरह से हुआ। ये नाइट्रस एसिड, आप क्या करना कि NaNO2 लेना, HCl लेना और आइस जरूर लेना। तो आपको नाइट्रस एसिड प्लस HCl NaCl मिलेगा, नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और वो भी आपको रिएक्शन जब आपको करना हो अमाइंस का तो उस समय आपको C2 कंडीशन लेना है। मतलब ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है? ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको जस्ट ये वाला रिएक्शन होने से पहले कराना होगा। ये वाला जो रिएक्शन जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उससे जस्ट पहले करके नाइट्रस एसिड को इस मेथड से प्रिपेयर्ड कर लेना होगा, ठीक है, फ्रेश कंडीशन। अब देखो हम लोग अमाइंस का रिएक्शन करवा रहे हैं HONO। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो कैसे। आप जो है अमाइंस को यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करना, देखो दो दो जगह डंटा पाड़ना, ठीक है, लाइन खींचना यहाँ R और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HONO, ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको HNO2 दिख भी सकता है। दोनों एक ही चीज़ है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख भी सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आपको क्या करना है, हो सकता है तो इसको आप रिएक्ट करवाएंगे, आप अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड को आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको ROH N2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ये एलिफैटिक कंपाउंड है, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है। एलिफैटिक कंपाउंड में जब हम लोग HNO के साथ HONO के साथ ट्रीट करवाते हैं ना तो नाइट्रोजन डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, बॉन्ड में से अलग हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है एक्चुअली। अच्छा छोड़ो, अभी यहाँ पे मैंने बताता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डाइजोनियम साल्ट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसके बाद डाइजोनियम साल्ट ही है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ 2 डंटा पाड़ना होगा, ठीक है। ठीक है, आपको अगर दिख रहा हो ये वाला एक डंटा, ठीक है, और फिर ये वाला एक डंटा। हाँ सर, ठीक है। तो आपको आर के सामने HO लिखना होगा। आर के सामने आपको आर के सामने आपको HO लिखना होगा। फिर नाइट्रोजन के सामने एक N लिखना होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के सामने आपको एक N लिखना होगा और हाइड्रोजन के सामने आपको ऑक्सीजन लिखना होगा। इतना समझ में आया? और ये HO, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और HO ये कहाँ से आया पता है ना? ये हेलोजन, ये नाइट्रस एसिड से आया। अब देखो R के साथ ये जाके मिक्स हो जाएगा तो एक अल्कोहल बनाएगा तो ROH, ठीक है। N2 ये बना देगा, N N मिल के N2 बन गया। और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल के क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो ये बन गया सिंपल अपना एक हम लोग जनरल केस अभी लिए थे। दूसरा चीज देखो, दूसरा मतलब अब एग्जांपल देखो, ये क्या है? तो एक इथाइल अमाइन है, ठीक है। इथाइल अमाइन को यहाँ से आप ब्रेक करोगे, यहाँ से आप देख भी सकते हो, ब्रेक करना है 2 जगह से ब्रेक करना है। दूसरा कहाँ से ब्रेक करना है आपको? दूसरा आपको
इस जगह से ब्रेक करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच से, ठीक है। नाइट्रोजन के सामने आपको नाइट्रोजन लिखना है, C2H5 के सामने आपको HO लिखना है, हाइड्रोजन के सामने आपको ऑक्सीजन लिखना है, और ये सब HON और O ये इसमें टूटेगा, देख लो इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो, इस तरह से टूटेगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, N2 बना लेगा। और ये दोनों क्या, तीनों ये मिलके मतलब हाइड्रोजन दो, एक ऑक्सीजन, वाटर, वाटर बना लेगा, ठीक है। ये अपना हो गया। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल भी देख लो एक बार। अब ये क्या है, 3 कार्बन है और यहाँ अमाइन लगा हुआ है, प्रोपाइल अमाइन है। ऊपर इथेन अमाइन था और ये प्रोपाइन अमाइन है। अब यहाँ पे फिर से देखो, इसके सामने आपको, कार्बन के सामने आपको लिखना है अल्कोहल, OH लिखना है, OH मतलब अल्कोहल। नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, ताकि वाटर बन सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं C3H7OH, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब डाइजोनियम साल्ट देखो, क्लियर समझ में, उसमें कुछ बहुत सिंपल था, मैंने तो ब्रेक करके बता दिया कि किसके सामने क्या लिखना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपना मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ठीक है। ये अंदाज़ा आपको लगा सकते हैं। तो एक चीज़ आपने देखा कि जब भी हम लोग रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग कर रहे हैं अमाइन का रिएक्शन, तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट अल्कोहल मिल रहा है। ये चीज़ आपने गौर किया, अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ गौर करना था। अल्कोहल इज ऑब्टेन। पांचवा हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट एक ऐसा चीज़ है ना, जो आपको ऑर्गेनिक क्लास 12 के हर एक चैप्टर में दिख जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डाइजोनियम साल्ट ये हर जगह आपको दिख जाएगा। लेकिन डाइजोनियम साल्ट को सबसे अच्छा से अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ना है, अमाइंस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाले चैप्टर में। जब भी डाइजोनियम साल्ट बनाना हो तो आपको 2 चीज़ चाहिए, बल्कि 3 चीज़ चाहिए। पहला है, आपको चाहिए एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर है NH2। दूसरा है आपको चाहिए नाइट्रस एसिड, और तीसरा चाहिए आपको HCl। ये सब मिलके आपको क्या देगा पता है, ये सब मिलके आपको डाइजोनियम साल्ट देगा। अब ये डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर याद कर ले, ये अपना डाइजोनियम साल्ट बनने जा रहा है N2Cl, ठीक है, N2Cl। अब इसका आप, उम्मीद है आपको याद हो भी गया होगा, अपना N2Cl और उसके बाद अपना वाटर बनता है, ठीक है, ये चीज़ बनता है। तो आप इस रिएक्शन से 2 चीज़ सीखना कि डाइजोनियम साल्ट का एक तरह से प्रिपरेशन आप याद ही कर लो, क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आता है। डाइजोनियम साल्ट एक ऐसा है जो आपको हर जगह दिख जाएगा, आप देखो हर चैप्टर में दिखने वाला है। तो क्यों ना इसको अभी याद कर लिया जाए, ठीक है, बार बार इसको पढ़ने का टेंशन ही नहीं रहेगा। आपको एल्कोहल वाला में भी दिखा होगा, हेलो अल्केन हेलो अडीन में भी दिखा होगा, अमाइंस में दिख ही रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखा था क्या, नहीं याद नहीं है मुझे, दिखा ही होगा। तो क्या करना होता है, एनिलीन लेना होता है, ये एनिलीन है। आपको उसमें नाइट्रस एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl या कोई भी एसिड लेना होता है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रस एसिड लेना होता है। तो आपको ये डाइजोनियम साल्ट देखने को मिलेगा, ये डाइजोनियम साल्ट। तो आपको इसका प्रिपरेशन टंग पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा भी रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने वही किया है। आपको एक डाइजोनियम साल्ट, ये सॉरी डाइजोनियम साल्ट नहीं, ये एक एनिलीन है, ठीक है, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और टेम्परेचर देखो, मैं हर जगह टेम्परेचर नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देख लो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रहना है। ये भी टेम्परेचर याद रखना। बहुत लोग को अगर ये रिएजेंट नहीं याद रहता है तो टेम्परेचर देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का मेंशन इम्पोर्टेंस बहुत कम ही जगह है, मतलब जो आपको याद करना हो।
तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा आप जो बॉक्स में बनाने जा रहा हूँ, ये पूरा आपको टंग पे होना चाहिए ये चीज़। ये एक एक चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है उसको घोट जाओ, ठीक है। अरे ये मैं जो बॉक्स में बना रहा हूँ उसको ये चीज़ प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मेरे कॉपी में था तो मैंने बता दिया। ये भी आपको कन्वर्जन में काम आता है कि जब भी आपको डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन बनाना हो, ये अपना डाइजोनियम है, डाइजोनियम साल्ट, ये साल्ट है, पता है ना, डाइजोनियम साल्ट नाम में ही आ रहा है, से आपको बेंजीन बनाना हो तो आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H3PO2। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, ये बेन कोई भी कंपाउंड, मतलब ये जिसमें एक तरह से बोल सकते हैं, याद रखना बस इतना कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट खासकर डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन बनाने के लिए काम आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा कम ही रिएक्शन होता है जो हम लोग उल्टा के, देखो बेंजीन से हम लोग डाइजोनियम साल्ट बनाना सभी को आता होगा, लेकिन डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन बनाना सबको नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन होता है। इसीलिए जो जो चीज़ मैंने रेयर वर्ड करके यूज किया वो सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, और रेयर एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, रेयर एग्ज़ाम या एग्जामिनर जो एक क्वेश्चन बनाते हैं उनके लिए रेयर नहीं होता है, वो बच्चों के लिए रेयर होता है। वो तो जानबूझ के डाइजोनियम साल्ट का जानबूझ के ये बोल देंगे कि आपको डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन बनाना है। अब तो किसी को आइडिया ही नहीं लगेगा, तो सीधे वो छोड़ के आ जाएगा वो क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है ये आपको अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो अब यहाँ पे मैं स्टार लगाना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर में मैंने 3 जगह स्टार लगाया है, ये इसको मिला के 3 जगह स्टार लगाया है ये। अब ये क्यों, देखो मैं बता भी रहा हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बता भी रहा हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका नाम होता है हेंसबर्ग टेस्ट। तो इतना समझ में आ गया कि एक तरह से ये टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट की तरह ये भी एक टेस्ट है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोना क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोना क्लोराइड, ये जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं। अब इसमें फिर से एक और आपको चीज़ देखने को मिलेगा, डाइजोनियम साल्ट भी होता था डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कौन सा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट ना, डाइजोनियम साल्ट मैंने बोल दिया क्या। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता था वो भी 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी उसी काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हेंसबर्ग टेस्ट, देखो अब यहाँ पे आपको सबसे पहला बात, ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री के साथ पार्शियल करेगा, मतलब पार्शियल में हल्का सा डॉट डॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। और 3 डिग्री के साथ ये नहीं करेगा, इसके साथ पार्शियल करेगा 2 डिग्री के साथ, ठीक है। 1 डिग्री के साथ करेगा और 3 डिग्री के साथ नहीं करेगा। तो 1 डिग्री अमाइन का आप देख सकते हो, आप देखो भी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अमाइन लेना है, दूसरा सल्फोनाइल क्लोराइड, ये देखो इतना दूर सल्फोनाइल क्लोराइड है, मैंने ऊपर भी लिखा भी है, ये देखो ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, स्ट्रक्चर याद कर लो सल्फोनाइल क्लोराइड का, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड का। अब देखो बहुत ही आसान है, आपको बस स्ट्रक्चर याद हो तो आपको आराम से रिएक्शन भी याद होगा। कैसे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, तो यहाँ पे देखो ये अमाइन है, हाँ सर, ये सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, हाँ सर। इसमें देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है।
यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है। जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखता है तो आपको क्या याद आता है? सर हमको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता हुआ दिख रहा है, इसलिए माइनस का साइन है, ठीक है, रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। अरे, और इधर से इस वाले SO2 का एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है, क्लोरीन जाने के वजह से। तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन और ये सल्फर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो देख सकते हो ये वाला बॉन्ड इसके साथ सल्फर और नाइट्रोजन का बॉन्ड आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो ये आराम से बन गया अपना 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये आराम से प्रोडक्ट बन गया। अब ये चीज आपको दिखेगा कि 2 डिग्री के साथ पार्शियल क्यों होता है और टर्सरी के साथ क्यों नहीं रिएक्शन होता है। ये मैं आपको कलम पे पेज और अ, कलम पे दिखाऊंगा, कॉपी कलम पे दिखाऊंगा कि कैसे 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता है, 2 डिग्री पार्शियल करता है। तो गौर से बने रहो। मैंने अभी यहाँ प्रूफ कर दिया कि 1 डिग्री रिएक्ट करता है, तो ये इसके लिए छोटा सा टिक, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं 2 डिग्री के लिए, ठीक है। अब 2 डिग्री अमाइन के लिए देखेंगे जो पार्शियली रिएक्ट करता है, मतलब पार्शियली मतलब समझ रहे हो ना, मतलब रिएक्शन और ना रिएक्शन के बीच वाला, मतलब रिएक्ट करेगा भी नहीं करेगा उसके बीचों बीच वाला। अच्छा, तो हम लोग 2 डिग्री अमाइंस पे आते हैं, लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया। हम लोग यहाँ पे अभी करवाए हैं इसका रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो कोई ये जो टेस्ट है हेंसबर्ग टेस्ट, ये 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप आपके सामने है, सिंपल, अपना सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट हुआ। अब दूसरा क्या होता है कि आप इसको भी आप ट्रीट करवाना चाहोगे, अब ये वाला कंपाउंड को भी आप ट्रीट करवाना चाहोगे, तो कुछ ऐसा मैं अभी एज इट इज उतार ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा जो स्टेप होता है दूसरे स्टेप में, और ये 2 स्टेप में होता है और लास्ट स्टेप होता है, ये लास्ट स्टेप है। एक्वस KOH लेते हैं, ठीक है। एक्वस KOH मतलब समझ में तो आ रहा है कि ये पानी भी है। अब एक्वस KOH, अरे उल्टा मैंने लिख दिया, KOH और ब्रैकेट में एक्वस लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखना कि ये यहाँ से ब्रेक होगा K+ में और OH निगेटिव में, और यहाँ से आप ये भी देखना कि ये चीज क्या बनने जा रहा है। सर ये तो वाटर बन रहा है, तो ये अपना क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। एक बॉन्ड फिर से ये वाला नाइट्रोजन का खाली हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के जाने की वजह से, और यहाँ हाइड्रोजन जाने के बाद ये के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये के जो है इस नाइट्रोजन पे अटैक मार देगा, क्योंकि एक बॉन्ड खाली है और के भी चाह रहा है किसी के साथ रिएक्ट करना। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा यहाँ पे। SO2 तो होगा ही, और यहाँ पे N पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे R, और H K पे पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन एक चीज तुमने गौर किया कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, N पे निगेटिव और K पे पॉजिटिव। मैंने क्यों दिखाया? मैंने इसलिए दिखाया कि ये कंपाउंड आयोनिक सो भी नेचर कर रहा है, और जब भी कोई कंपाउंड आयोनिक नेचर, सबसे पहले तो इसका नाम समझ लो, इसका नाम होगा पोटासियम। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका नाम हो गया पोटासियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। सर ये तो पूरा आप कथा ही लिख दिए, इतना बड़ा नाम होता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज होता है ना, ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन H2O। अब ये जो वर्ड सॉल्यूबल आया है ना, एक्चुअली यही मेन है, क्योंकि अगर हमको फिजिकली चेक करना हो तो हम लोग क्या लेंगे, 2 डिग्री अमाइन कोई कंपाउंड होगा जिसमें 2 डिग्री अमाइन आता हो,
3 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री जो होगा पानी में घुलनशील होगा, ठीक है, सॉल्यूबल होगा। 2 डिग्री जो होगा वो पार्शियल होगा, या फिर बोल सकते हैं इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल। और और जो तीसरा होगा वो भी इनसॉल्यूबल ही होगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा जो सॉल्यूबल होगा वो होगा 1 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग ये, तो दो रिएक्शन में, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। अब हम लोग अब चलते हैं अपना कहाँ, 2 डिग्री। 2 डिग्री अमाइन में हम लोग अमाइन लेते हैं। ठीक है, ये देख लो 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के अलोंग लगा हुआ है, इसीलिए इसीलिए ये 2 डिग्री अमाइन है। अब यहाँ पे ये H है और यहाँ पे Cl है, ये जाके ऐसे कनेक्ट कर लोगे, कर लेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि HCl रिलीज होगा। और बाकी वही मैंने बोला कि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली होगा, इस सल्फर का भी एक बॉन्ड खाली होगा, जब दोनों जाके अटैच होके ये कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, अब एक्वस हम लोग KOH लेंगे फिर से इसमें, यहाँ से K प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। सर ऐसा क्यों? इसका कुछ आपके पास कारण है, और नो रिएक्शन है इसलिए इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो नो रिएक्शन क्यों है, सबसे पहला बात ये, नो रिएक्शन क्यों है? तो ये आपको कंफ्यूजन होगा दूसरे वाले स्टेप में, जब एक्वस क्योर के साथ हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका रीजन आपको पहला डिग्री अमाइन में ही दिखेगा। देखो, जब हम लोग ने KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया था, तो इसके पास एक हाइड्रोजन था। ठीक है, आप देख सकते हो इसके पास एक हाइड्रोजन था, और वो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है और वो OH के साथ मिक्स होके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, वाटर बना देता है। लेकिन इस वाले केस में आप देखो, नाइट्रोजन पे क्या कोई भी आपको कहाँ गया, हाँ, इस वाले नाइट्रोजन पे आप देखो क्या आपको कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है? मैं अल्काइल ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हाइड्रोजन दिखना है। हाइड्रोजन जाएगा तब ये वाला के जो है उस पे आके अटैक कर सकता है। तो सर हमको तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, इसी कारण से अल्फा हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन पे नहीं है। नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा उसको बोल सकते हैं एक तरह से अल्फा हाइड्रोजन, जनरली बोल सकते हैं, और वो है नहीं, इसीलिए रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा और ये क्रॉस लग जाएगा आगे, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे टिक लगा लो छोटा सा। अब 3rd डिग्री वही कॉन्सेप्ट देखो, ये रिएक्शन, ये अपना टर्सरी अमाइन है, और ये अपना क्या, बेंजीन सल्फोनामाइल। सर यहाँ पे HCl रिलीज होगा, हाँ सर रिलीज तो होगा, HCl रिलीज होगा, लेकिन क्यों रिलीज होगा? HCl में H चाहिए और Cl चाहिए, तो Cl तो सर है, लेकिन H जो आता है वो इस वाले कंपाउंड से आता है ना। क्या आपको इसके पास H दिख रहा है? खुद सोचो, नाइट्रोजन का लोन पेयर ये होगा, तीनों वैलेंसी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं सर, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको HCl बनेगा? नहीं बन पाएगा, HCl नहीं बन पाएगा। और जब HCl नहीं बन पाएगा तो दूसरा स्टेप तो छोड़ो, यहाँ पे पहला स्टेप भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे नो रिएक्शन पहले ही स्टेप में लग गया। और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा क्रॉस, ये एकदम रिएक्शन नहीं करेगा, सो वो थोड़ा सा पार्शियली करेगा 2 डिग्री, और 1 डिग्री तो पूरा अच्छा से सॉल्युबल होगा, लेकिन 2 डिग्री इनसॉल्युबल और 3 डिग्री भी इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अब जो है ये हम लोग सातवां जो
टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो वो जो होता है उसमें थोड़ा सा वो बड़ा है, उसको मैं नोट्स पहले से पे कॉपी और कलम पे लिख के लाऊंगा और उसका पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करूंगा, और वहाँ से हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी पढ़ना तो बहुत कम है, लिखना ज़्यादा है। समझ सकते हो। तो ये था अपना पार्ट 7, और पढ़ते रहिए, रीडिंग मारते रहिए। थैंक यू सो मच।